बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स उसका आज ये लेक्चर है जिसमें हम मान विटनी यू टेस्ट ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विल्कॉक्सन टेस्ट पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि ये टेस्ट जो है ये पेड ऑब्जर्वेशंस के लिए, और उसके बाद जो है विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट हमने किया था। विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में हमें ये कहा था कि जब हमारी ऑब्जर्वेशन जो है जो टू पॉपुलेशंस की इंडिपेंडेंट होंगी और या फिर दोनों पॉपुलेशन जो हैं उनका जो सैंपल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, तब हम विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट वो यूज़ करेंगे। आज जो टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं द मान विटनी यू टेस्ट, ये हम तब यूज़ करेंगे जब टी टेस्ट जो होगा टू पॉपुलेशंस के लिए और उनके जो वेरिएंस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, जो सेम होंगे। टी के चैप्टर में जो 18 चैप्टर है शेर मोहम्मद चौधरी की बुक पे, उसके 252 पेज पर ये टेस्ट गिवन है। यहाँ पर आपने ये टी के चैप्टर में आपने ये टेस्ट किया होगा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंसेस ऑफ मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। ये आपने तब किया था जब आपके पास जो है अजम्पशन जो है पैरामेट्रिक टेस्ट यानी कि टी टेस्ट की कंप्लीट हो रही थी, तब आपने ये टेस्ट यूज़ किया था फॉर द टू सैंपल्स कौन से जो इंडिपेंडेंट थे लेकिन इनका जो वेरिएंस था वो सेम था। ये हमने सपोज किया था और अननोन है और हमने इक्वलिटी इसमें सपोज की थी। ये 252 पेज पर आपने किया होगा। लेकिन जब अजम्पशंस आपके फुलफिल नहीं होंगी इस टेस्ट के लिए, तो हम मूव करेंगे मान विटनी यू टेस्ट। मान विटनी यू टेस्ट में रिपीट कर देता हूँ, ये टेस्ट तब यूज़ करेंगे जब टू सैंपल्स हम लेंगे और उनका जो वेरिएशंस होगा वो इक्वल अंडरस्टूड होगा, इक्वल समझा जाएगा। यानी कि दोनों सैंपल जो हैं वो सेम पॉपुलेशन से लिए गए हैं, जिनका जो वेरिएंसेस है वो आइडेंटिकल है, वो सेम है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी, इस तरह का डाटा होगा, तब हम मान विटनी यू टेस्ट को यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका प्रोसीजर जो है ये ऑलमोस्ट तकरीबन ये सेम है जिस तरह का रैंक सम टेस्ट विल्कॉक्सन का प्रोसीजर है। तकरीबन उसी तरह हाइपोथेसिस है, उसके सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जस्ट माइनर सी चेंज है यहाँ पर यू के फार्मूलाज में। पहले भी ये यू के फार्मूलाज को थोड़ा सा हमने स्टडी किया था विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में, और यहाँ पर भी हम स्टडी करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। वहाँ पर भी हमने कहा था जब ऑब्जर्वेशंस हमारी आई थिंक 10 से ज़्यादा हो जाएं तब हम एक जी स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे थे। सेम एज इट इज़ इधर भी हम वही काम करेंगे। जब हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं अगर वो सैंपल्स में किसी एक में 8 से ज़्यादा हो जाए तो हम जी स्टैटिस्टिक यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका जो इसके भी दो प्रोसीजर हैं जिस तरह विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट के थे, यानी कि एक जब ऑब्जर्वेशंस तब वहाँ पर हमने कहा था आई थिंक 10 ऑब्जर्वेशन से जब लेस होंगी, नंबर ऑब्जर्वेशन 10 से लेस होंगी तब आपका अलग प्रोसीजर है, और जब 10 से ज़्यादा होंगी तब अलग प्रोसीजर है। इसी तरह यहाँ पर भी जो टू प्रोसीजर्स हैं वो इस तरह हैं कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन 8 से कम होंगी तब आपके पास एक बेसिक प्रोसीजर है, और जब 8 से ज़्यादा हो जाएंगी तब आप एक जी स्टैटिस्टिक जो है वो यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट प्रोसीजर है उसमें से जस्ट ये है कि आपने एक हाइपोथेसिस बनाना है कि जी दोनों पॉपुलेशन जो हैं दोनों सैंपल जो हैं उनके जो पॉपुलेशन है वो आइडेंटिकल है या दोनों का जो वेरिएंसेस है वो सेम है। ये आप डिफाइन करेंगे, या आप कहेंगे देयर इज़ नो डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्ट्रेंथ्स ऑफ द टू पॉपुलेशन, या इसके अल्टरनेटिव्स में आप लिखेंगे द टू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्ट्रेंथ्स आर डिफरेंट। ये आपका हाइपोथेसिस होगा। उसके बाद अल्टरनेटिव्स में आपने अल्फा की वैल्यू वो 0.05 है, 1 है, 10 है, 2 है, वट एवर जो भी वैल्यू है वो आपने पुट करनी है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जी आपने यू स्टैटिस्टिक वो आपने कैलकुलेट कर रहे हैं। यू स्टैटिस्टिक में जिस तरह मान विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में आपने किया था कि दोनों जो सैंपल्स हैं उसकी वैल्यूज़ को आपने अरेंज करना है सेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद उनकी रैंकिंग करनी है। सेम एज इट इज़ आपने इधर भी वही काम करना है कि आपने रैंकिंग करनी है इनकी, और जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसके लिए 1, उसके बाद सेकंड के लिए 2, उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन जहाँ पर वो टाई आ गई यानी कि दो ऑब्जर्वेशन सेम आ गई तो उनके रैंक्स को एवरेज वैल्यू का
नंबर दे देना है। मतलब कि चौथी और पांचवी वैल्यू जो है वो अगर वो 20 और 20 आ गई तो दोनों, एक चौथे नंबर पर थी, फोर्थ नंबर पे, और एक फिफ्थ नंबर पे थी, तो हम दोनों को 4.5 एंड 4.5 दोनों को 4.5 हम मार्क करेंगे, उसका नंबर देंगे। रैंकिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास दो वैल्यूज बनेंगी, एक है R1 रैंकिंग 1 और एक है R2। अब R1 यानी कि वो वाली आपने वैल्यूज को मार्क करना है जो आप फर्स्ट सैंपल से आई थी, और R2 वो वैल्यूज जो आपके सेकंड सैंपल से आई थी। इसी तरह दोनों वैल्यूज को आपने सम अप करना है और उसके बाद उन वैल्यूज को ये U के फॉर्मूलाज जो हैं इनमें पुट कर देना है। एक R1 ये सम आपको मिल जाएगा जो फर्स्ट सैंपल्स की रैंकिंग का, और एक R2 जो है ये सैंपल 2 की रैंकिंग का सम जो है वो आपने इधर पुट कर देना है। बाकी N1 सैंपल साइज ऑफ द फर्स्ट सैंपल, और N2 जो है दूसरे सैंपल में जितनी वैल्यूज होंगी वो आपने इधर लिख लेनी है। उसके बाद U1 और U2 को आपने कैलकुलेट कर लेना है, और ये U स्टैटिस्टिक को हम कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों में से जो भी वैल्यूज कम होगी U1 की या U2 की, उसको हम एज U स्टैटिस्टिक वैल्यू कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल वो वैल्यू आ गई है 5 आ गई है, एक फाइल U1 की वैल्यू आ गई है 10, दूसरे की आ गई है 15, तो दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि पहली वैल्यू मैंने कहा है कि फर्स्ट की वैल्यू फॉर एग्जांपल के 5 है, दूसरे की 10 है, अब दोनों में से कम जो वैल्यू वो 5 है, तो हम U1 की जो वैल्यू 5 आएगी इस कंप्लीट की, उसको हमने एज ए U स्टैटिस्टिक वैल्यू ले लेना है। ये आपकी स्टैटिस्टिक वैल्यू। उसके बाद जो है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है उसमें आपने क्रिटिकल वैल्यू लेनी है। क्रिटिकल वैल्यू आपने किस तरह लेनी है? क्रिटिकल वैल्यू के लिए टेबल देखना पड़ेगा। विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट का भी सेम टेबल इसी तरह का था, अब मान विटनी यू टेस्ट का भी उसी तरह का ही टेबल है। फर्स्ट लाइन जो है वो आपको नोट कर रही है फॉर द 2 सैंपल टेस्ट, एंड सेकंड लाइन जो है ये 1 सैंपल टेस्ट के लिए शो हो रही हैं। अगर आपके सैंपल में दोनों सैंपल की 6 ऑब्जर्वेशन थी या 7 ऑब्जर्वेशन, तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यूज इसके दरमियान में जो बॉक्स है ये वाला, अगर 2 सैंपल टेस्ट है तो आपकी जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी 8 एंड 41 होंगी। अगर यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू इन दोनों के दरमियान में फॉल करेगी तो आप कह देंगे कि हम एक्सेप्ट करेंगे हाइपोथेसिस। अगर इनके बियॉन्ड यानी कि 41 से ज़्यादा होगी या 8 से कम होगी तब हम कहेंगे कि जी रिजेक्ट H0। इस तरह आपने कंक्लूजन यानी कि आपने 6 स्टेप जो है वो अपने कंप्लीट करने हैं। ये तो था जी बेसिक प्रोसीजर। और सेकंड प्रोसीजर ये है कि जिसमें आपके अगर सैंपल वैल्यूज जो हैं वो 8 से ग्रेटर हो जाएंगे तब आपने जी स्टैटिस्टिक ये वाला यूज़ करना है। ये आपकी बुक जो है शेरमो चौधरी, उसके आई थिंक 494 पेज है ये ऊपर लिखा होगा, हाँ जी 492, ये उसके ऊपर ये गिवन है। अगर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो 8 से ग्रेटर हो जाएंगी N1 की या N2 की, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, तब आपने ये वाला जी स्टैटिस्टिक ये यूज़ करना है। अब U जो है ये आपने उसी तरह लेना है जिस तरह पहले आपने लिया है यहाँ से फर्स्ट प्रोसीजर में, यानी कि इन दोनों की स्मॉल वैल्यू। प्रोसीजर 1 में तो हम ये कहते थे कि जो स्मॉल वैल्यू आपकी U की है ये आपकी जी स्टैटिस्टिक वैल्यू है, और उसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन जो सेकंड प्रोसीजर है उसमें आपने क्या करना है, यू की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद उसको जी स्टैटिक यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर वो वैल्यू लगाएंगे और उसके बाद जो है म्यू यू ये आपने कैलकुलेट करना है। ये दिस विल बी इक्वल टू N1 N2 मल्टीप्लाई बाय N2 डिवाइड बाय 2, और उसके बाद डिवाइड बाय सिग्मा यू की वैल्यू आपने इस फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट करनी है। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने यहाँ पर पुट करके आपने जी की एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने जो है क्रिटिकल वैल्यू वो जी टेबल के जरिए यहाँ पर लेनी है। जिस तरह विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट में भी आपने किया था कि क्रिटिकल रीजन आपका जी के हिसाब से बना था, अब यहाँ पर भी आपका क्रिटिकल रीजन जो होगा वो जी के अकॉर्डिंग ही बनेगा, और उसी की बेस पर आप कहेंगे कि जी आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। ये जितना भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है ये तकरीबन ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है
वही चीज़ है जिसको मैंने उर्दू में एक कोशिश की है जो सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दें, लेकिन आपने इसको याद ज़रूर करना है, इसको आपने देखना है बेसिक प्रोसीजर, ताकि अगर बेसिक प्रोसीजर या मान-विटनी टेस्ट के बारे में आपको पेपर में पूछा जा सके तो आप लिख सकें कि ये क्या चीज़ होती है और इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। तो आपने इसको अपने तौर पर इसको याद भी करना है और इसको हाईलाइट भी कर लें। इसके बाद ये एक एग्जांपल है। अच्छा, 2 प्लास्टिक्स थे, इनकी जो है डिफरेंट प्रोसेस है, इनको बनाया गया था, उनकी स्ट्रेंथ वगैरह के लिए चेक की गई थी। एक प्लास्टिक 1 है, उसके सैंपल जो हैं ये गिवन है, और प्लास्टिक 2 है, इनके सैंपल जो गिवन है। तो ये उसने कहा है कि टेस्ट करें आपको यूजिंग द मान-विटनी टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ्स फॉर द 2 प्लास्टिक के दोनों प्लास्टिक जो हैं ये सेम पॉपुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि सेम मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं। ये टेस्ट हमने करना है। यहाँ पर मेंशन भी है कि मान-विटनी यू टेस्ट करना है। ऑब्वियसली जब हम टेस्ट करेंगे कि जी जो डाटा ये जो है ये सेम पॉपुलेशन से आ रहा है या उनके जो वेरिएंसेस है वो सेम हो, तब आपने मान-विटनी टेस्ट ही यूज़ करना है। फर्स्ट स्टेप है आपका हाइपोथेसिस, देयर इज नो डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेंथ, एंड द अल्टरनेटिव्स में देयर इज द 2 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेंथ्स आर डिफरेंट, यानी कि जो प्लास्टिक्स जो हैं ये सेम मटेरियल से बने हैं, और अल्टरनेटिव्स में आप कहेंगे कि जी कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक्स हैं ये सेम मटेरियल से नहीं बने। सेकंड स्टेप में अल्फा की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू है 0.05। थर्ड स्टेप में आपने मैंने कहा था कि ये आपने वैल्यूज़ को अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद आपने पॉइंट आउट करना है कि वो वैल्यूज़ जो हैं जो फर्स्ट सैंपल से आई हैं। अब यहाँ पर एक वैल्यू है 14.8। अब ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सैंपल से, इसलिए यहाँ पर उसने मार्क किया है। इसी तरह आपने वो वैल्यूज़ को मार्क कर लेना है जो फर्स्ट सैंपल से ली हैं। इसको अरेंज करने के बाद आपने सेकंड स्टेप इसी में नीचे जो है इनकी रैंकिंग कर लेनी है। फर्स्ट वैल्यू का आगे 1, सेकंड के 2, सी का 3, 4, 5, यहाँ पर कोई टाई नहीं आ रही, यानी कि सेम ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है। तो इसी तरह ये 12 रैंकिंग आपकी बन गई, कोई भी एक टाई वैल्यू नहीं आई जिसकी वजह से हमें एवरेज लेनी पड़ी हो दोनों वैल्यूज़ की। अब जिस तरह ऊपर आपने मार्क किया था उसी तरह नीचे आपने वैल्यूज़ को मार्क कर लेना है, वो वैल्यूज जो आपकी फर्स्ट सैंपल से ही थी। अब जो फर्स्ट सैंपल वाली वैल्यूज़ हैं उनकी रैंकिंग को, और जो सेकंड सैंपल में जो वैल्यूज़ हैं उनकी रैंकिंग को आपने प्लस करना है। R1 डिनोट कर रहा है फर्स्ट सैंपल की रैंकिंग, एंड R2 डिनोट कर रहा है सेकंड सैंपल की रैंकिंग को। इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। R1 यानी कि फर्स्ट सैंपल था, ये 1 जो मार्क किया था, और 2 है जो सेकंड पे था, 3 जो थर्ड पे था, इसी तरह 5 एंड 7 एंड 10 इन सबको सम किया, ये 28, एंड R2 इज़ 50। उसके बाद आपको मैंने कहा था कि जी आपने इन वैल्यूज़ को U में पुट करना है, U1 एंड U2। फर्स्ट सैंपल मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने क्या करना है, अरेंज करना है वैल्यूज़ को, उसके बाद उसकी रैंकिंग करनी है, रैंकिंग करने के बाद R1 एंड R2 कैलकुलेट करना है, और उसके बाद R1 एंड R2 के ज़रिए आपने U1 एंड U2 कैलकुलेट करना है। U1 में आपने वैल्यूज़ को पुट किया, R1 की वैल्यूज़ को एंड R2 की वैल्यूज़ को, N1 नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द फर्स्ट सैंपल, ये 6 वैल्यूज़ थी इन सैंपल में फर्स्ट में। यहाँ पर आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद सेकंड में भी सेम वैल्यूज़ थी 6, दोनों में 6 वैल्यूज़ थी। ये पुट किया, उसके बाद U की वैल्यूज़ आई, U1 की एंड U2 की। अब इन दोनों में आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू स्मॉल है। अब एक की वैल्यू आई है 29, सेकंड की वैल्यू आई है 7। अब यहाँ पर आपने देखना है U इज इक्वल टू मिनिमम 29 एंड 7, इन दोनों में से स्मॉल जो वैल्यू होगी दैट विल बी U स्टैटिस्टिक। दोनों में जो स्मॉल वैल्यू है दैट इज 7, आपने 7 को एज ए स्मॉल U स्टैटिस्टिक वैल्यू लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपने देखना है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपने को पता होना चाहिए कि आपका सैंपल साइज क्या है। N1 भी आपका 6 है, N2 भी आपका 6 है। अब टेबल में से अगर आप देखें तो दोनों साइड पर N1 6, N2 6। अब इसमें आप देखें इसके अल्टरनेटिव ये बॉक्स आ रहा है 5 से 31, 2 सैंपल टेस्ट था 5 से 31, यानी कि इसके दरमियान में अगर आपकी वैल्यू U की आ रही है तब आप
एक्सेप्ट कर लेंगे आपका नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हमारी यू स्टैटिस्टिक की वैल्यू थी 7 और 7 जो है इसमें फॉल कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम जो स्टैटिस्टिक जो है नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। Since the computed value of u is equal to 7 does not fall in the critical region, so we are unable to reject the hypothesis of the difference in the distributions of strength। ये आपका फर्स्ट प्रोसीजर था। सेकंड प्रोसीजर के लिए यहाँ पर एक और डाटा है, इसमें ऑब्जर्वेशन जो है ये 8 से ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम सेकंड प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करेंगे। Test by the Mann-Whitney, you test the hypothesis that the two groups come from identical population, कि ये टू ग्रुप्स जो हैं, ये डाटा है किस चीज़ का, ये सेम पॉपुलेशन से वो कह रहे हैं, वो आ रहे हैं, इस चीज़ को टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस में आप लिख सकते हैं कि द टू ग्रुप्स कम फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन एंड अल्टरनेट द टू ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल पॉपुलेशन। उसी तरह अल्फा की वैल्यू एंड थर्ड स्टेप में जी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आपने पुट करनी है। जी इज इक्वल टू यू माइनस म्यू यू डिवाइड बाय सिग्मा यू। म्यू यू की वैल्यू ये आपको प्रीवियस आपको मैंने दिखाई थी, इसका फार्मूला दिस विल बी इक्वल टू दिस वन n1 n2 डिवाइड बाय 2 एंड सिग्मा यू ये इसके कंप्लीट के इक्वल होगा। और यू की वैल्यू आपने जिस तरह फर्स्ट प्रोसीजर में आपने निकाली थी उसी प्रोसीजर के साथ आपने यहाँ पर भी निकालनी है, यानी सारी वैल्यूज को आपने अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद R1 R2 भी आपने कैलकुलेट करना है और R1 R2 को आपने μ1 μ2 में पुट करना है। ये बल्कि किए हुई हैं यहाँ पे वैल्यूज, दिस वैल्यूज इसको अरेंज किया गया, उसके बाद उनकी रैंकिंग की गई थी। जो फर्स्ट सैंपल से ली गई थी उनको उनके नीचे लाइन लगा दी गई और उसके बाद उनसे R1 कैलकुलेट किया गया, दैट वन बी इक्वल टू 81। इसी तरह R2 को कैलकुलेट जब किया गया, यानी कि सेकंड सैंपल की जो रैंकिंग थी उनको सम किया गया, दैट वाज इक्वल टू 150। अब इनके ज़रिए से U1 U2 को कैलकुलेट किया, R1 R2 पुट की गई ये वैल्यूज 81 एंड 150 और N1 N2 ये सैंपल साइज जो है, एक N1 आपके पास जो सैंपल है वो है 10 और जो N2 है दैट इज़ 11। इन दोनों को जब पुट किया तो आपके पास U1 U2 की वैल्यू 84 एंड 26 मिली। अब इन दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू है वो है 26, तो हमारी जो U स्टैटिस्टिक U की वैल्यू जो है जो Z में हम यूज़ करेंगे ऊपर दैट इज़ 26। अब 26 वैल्यू और उसके बाद म्यू यू आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर ये Z का जब फार्मूला अप्लाई करना है, एक U की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, म्यू यू और सिग्मा यू। U की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई है और उसके बाद सिग्मा यू म्यू यू की वैल्यू जो है यहाँ पर ये कैलकुलेट की गई है, n1 मल्टीप्लाई बाय n2 डिवाइड बाय 2, दिस वन इज इक्वल टू 55। उसके अल्टरनेटिव में सिग्मा यू और उसकी वैल्यू को आपने फार्मूला में पुट करेंगे तो आप 14.2। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को आप Z में जब पुट करेंगे दिस विल बी इक्वल टू -2.04। क्रिटिकल वैल्यू आपने इसको Z टेबल से ही कंपेयर करना है, Z से ही आपको वैल्यूज मिलेंगी। 5% के लिए आपको पता है कि Z की वैल्यू होती है 1.96। अगर हम कहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर Z से ग्रेटर हो तब हम कह देते हैं, ग्रेटर या इक्वल हो तो हम कहते हैं रिजेक्ट H0, अदरवाइज रिजेक्ट H, डू नॉट रिजेक्ट H0। Z की वैल्यू हमारे पास है -2.04, ये मॉड की वजह से ये 2.04। अब ये वैल्यू इससे ग्रेटर है 1.94, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस कंप्यूटेड वैल्यू हमारी ये जो है फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में, सो वो रिजेक्ट H0। ये वैल्यू इससे ग्रेटर है 1.96 से। ये वैल्यू को जब आप इधर पुट करेंगे और यहाँ पर आप 1.96 पुट करें तो आप देख सकते हैं 2.04 इज ग्रेटर देन 1.96, सो वी रिजेक्ट H0 सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू -2.04 falls in the critical region, so we reject H0 and conclude that the grade point average differ significantly। यानी grade point average जो above data था
वो आपस में डिफर कर रहा है, यानी कि नॉट कम फ्रॉम द आइडेंटिकल पॉपुलेशन।